27वां सूत्र भेदादणु, इसकी चर्चा चल रही है हमारे। और इसमें, हाँ भाई, बोलिए बोलिए अनीता जी। सॉरी मैडम। इसमें स्पर्श, गंध, रस और वर्ण, ये पुद्गल हैं। ये चार गुण हर एक साथ रहते हैं मैडम। स्पर्श में स्कंद और रुद्र और शीत और उस, ये क्या है मैडम? ये उसके गुण हैं बताना। और उसकी पर्याय हैं। अच्छा, गुण है, पर्याय। गुण और अच्छा पर्याय, अच्छा। स्पर्श गुण की पर्याय है। शीत उष्ण, रूखा चिकना, ये सब स्पर्श गुण की पर्याय है। पर्याय। और हल्का भारी, ये अणु है। नहीं नहीं, अणु हल्का भी नहीं है और भारी भी नहीं है। कोमल, कठोर, ये क्या है? ये पर्याय है इस पर। हाँ, ये सब पर्याय हैं, लेकिन अणु में केवल 5 ही पर्याय होती है। ये यहाँ पर बता रहे हैं। अच्छा, अणु में 5 पर्याय। ठीक है। चलिए, अब देखो, हम इसको थोड़ा सा और तत्वार्थमणि प्रदीप में से समझते हैं। बहुत सरल भाषा में इसमें शब्दों, बात वही है जो हमने की है अभी तक, लेकिन एक रिवीजन हो जाएगा हमारा। स्कंधों के टूटने को भेद कहते हैं। भिन्न भिन्न परमाणु या स्कंधों के मिलकर एक हो जाने को संघात कहते हैं। दो परमाणुओं के संघात से दो प्रदेश वाला स्कंध उत्पन्न होता है। संघात मतलब पता है ना सबको? संघात मतलब मिलाप, मेल। दो परमाणुओं के संघात से दो प्रदेश वाला स्कंध उत्पन्न होता है। दो प्रदेश वाले एक स्कंध और एक अणु के संघात से या तीन अणुओं के संघात से तीन प्रदेश वाला स्कंध उत्पन्न होता है। इसी प्रकार दो दो प्रदेश वाले दो स्कंधों के संघात से या तीन प्रदेश वाले एक स्कंध और एक अणु के संघात से या चार अणुओं के संघात से चार प्रदेश वाला स्कंध उत्पन्न होता है। बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है। चार अणु मिलेंगे तो चार प्रदेश, चार अणुओं वाला वो हो जाएगा। क्या बोलते हैं, अरे, स्कंध। चार अणु वाला स्कंध कब होगा? जब चार अणु मिलेंगे तब चार अणुओं वाला स्कंध हो जाएगा। चार प्रदेश वाला स्कंध हो जाएगा, है ना। एक अणु एक प्रदेश में रहता है, तो चार अणु मिलेंगे तो चार प्रदेश वाला स्कंध हो जाएगा। इसी प्रकार संख्यात आदि परमाणु के स्कंधों के भेद से दो प्रदेश आदि के स्कंध उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार संख्यात, असंख्यात, अनंत और अनंत अनंत अणुओं और स्कंधों के संघात से उतने उतने प्रदेशों वाले स्कंध उत्पन्न होते हैं। यदि संख्यात अणु मिल जाएंगे तो संख्यात प्रदेश वाला स्कंध उत्पन्न हो जाएगा। सरिता जी बोली। जय श्री राम दीदी। हम्म दीदी मैं ये बोल रही थी कि कल हमको बहुत डिस्टर्ब था। ये देश का समझ में नहीं आया। स्कंद प्रदेश तो समझ गया, जैसे कम से कम चार परमाणु से देश। देश क्या है ये नहीं समझ में आया मेरे को। दो परमाणु मिलेंगे और स्कंद बन जाएगा तो वो देश है। और जैसे देश में चार परमाणु से देश बना, तो ये देश क्या है? देश और प्रदेश में मुझे कंफ्यूजन है, क्या है मंजू जी दोनों में? दो परमाणु मिलने से प्रदेश बनता है। कितने? और चार मिलने से, दो मिलने से प्रदेश। हाँ, दो, पहले प्रदेश आया और फिर देश आया। हाँ, फिर प्रदेश देश। छोटा है ना, फिर देश बड़ा है। तो हाँ। दो के मिलने से प्रदेश, और चार के मिलने से देश, और आठ और उससे अधिक के मिलने से स्कंध बन जाता है। मतलब दीदी स्कंध ये ही है। दो दो के, देश की मीनिंग क्या है मैंने? बोलिए बोलिए। देश, देश किसको कहेंगे? कि देश जैसे प्रदेश तो समझ में आ गया कि एक रहने की जगह, एक प्रदेश है। देश नहीं समझ में आया कि देश क्या चीज है। पहले तो जो हमने प्रदेश समझा है वो प्रदेश नहीं है ये। जी। प्रदेश भी अलग है ये, देश भी अलग है ये। पर उसका उस जो स्कंद है ना, स्कंद, जो, समझ लो कि ये डिब्बी है और ये दो अणुओं से मिलकर बनी है। तो इस है तो स्कंद ही, लेकिन इस स्कंद को देश स्कंद कहेंगे, प्रदेश स्कंद कहेंगे। और ये डिब्बी चार अणुओं से मिलकर बनी है, तो इस स्कंद को देश स्कंद कहेंगे। देश। और आठ से या उसके अधिक से मिलकर बनी है अणुओं से, आठ या उससे अधिक अणुओं से मिलकर बनी है ये डिब्बी,
तो उसको स्कंद कहेंगे, ओनली स्कंद कहेंगे। मतलब दो अणुओं वाला भी स्कंद है, 4 अणुओं वाला भी स्कंद है, 8 अणुओं वाला भी स्कंद है, और उससे ज्यादा संख्यात, असंख्यात, अनंत जितने भी अणुओं से स्कंद मिलकर बनता है वो सब भी स्कंद है। ठीक है, ठीक है। हाँ, और कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। समझ में आ गया है क्या सरिता जी? जी दीदी जी, वो समझ में आ गया कि देश का क्या है, यहाँ से उसका मीनिंग क्या होगा वो समझ गई हूँ। हाँ, जिसे अपन ने छह डाला में, आ, 5वीं ढाल में, तो नहीं, चौथी ढाल में एक देश व्रत, ये शब्द समझा था हमने वहां पर, महाव्रत और एक देश व्रत। तो उसमें एक देश का क्या अर्थ हुआ कि कुछ किंचित। अनुरूप से था। हाँ, महाव्रत थोड़ा में तो कम। पूरे सारे व्रत ग्रहण कर लेते हैं, किंचित या अणुव्रत। तो एक देश मतलब अनुव्रत, हाँ। किंचित, ऐसे ही देश मतलब किंचित स्कंद बना है, वो 2 परमाणुओं से मिलकर, 4 परमाणु से मिलकर बना है वो स्कंद। तो उसको देश और प्रदेश की संज्ञा दे दी है। बाकी है तो वो भी स्कंद ही, 2 वाला भी स्कंद ही है और अनंत वाला भी स्कंद ही है। स्कंद और प्रदेश के बीच का जो है वो देश है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्कंद प्रदेश के बीच वाला जो संख्या है वो देश है। ऐसा बोल सकते हो आप, लेकिन स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया कि कितने अणु मिलेंगे तब प्रदेश होगा, कितने अणु मिलेंगे तब देश होगा। स्पष्ट बता दिया, वो तो गिनती बता दी उन्होंने। 2 अणु मिलेंगे तब प्रदेश होगा, 4 अणु मिलेंगे तब देश होगा। सीधा सीधा बता दिया आचार्य ने। मणि जी बोली। दीदी वो अपने आप में सर्वांग में पूर्ण हो गया स्कंद, 8 परमाणुओं से जो है वो अपने आप में पूर्ण हो गया। हाथी की उपमा देते हैं ना अपन, पूर्ण हाथी। एक ये वाला रहेगा उधर। हाथी कहाँ से आ गया यहाँ पर? नहीं, अणु। जैसे ये अपने आप में जैसे सर्वांग में अपने आप में पूर्ण हो गया, मतलब पूरा स्कंद हो गया वो। ऐसा नहीं हो सकता क्या? 2 प्रदेश वाला भी पूर्ण है अपने आप में, यहाँ तक कि अणु भी अपने आप में अच्छा, परिपूर्ण है। सभी परिपूर्ण की बात चल वो रही है। देश प्रदेश, दीदी वो देश में प्रदेश में बताया ना कि प्रदेश में। अरे भाई, उसका नाम दिया है केवल देश और प्रदेश, है तो वो परिपूर्ण स्कंद ही। अच्छा, और स्कंद के भेद किए हैं, इसका मतलब वो स्कंद ही है ना। तो 2 अणुओं का स्कंद होगा तो उसको प्रदेश स्कंद कह देंगे। 4 अणुओं का स्कंद होगा तो उसको देश स्कंद कह देंगे। 8 से, या 8 का होगा या उससे ज्यादा का होगा तो उसको स्कंद कहेंगे। इतनी सी बात है बस। अच्छा, ठीक है। विमलेश जी। हाँ दीदी, मेन बात ये है दीदी, कम से कम है। ये परमाणु की संख्या कम से कम है कि दो, कम से कम 2 परमाणु को प्रदेश कहेंगे, कम से कम 4 परमाणु होंगे तो देश कहेंगे, और 4 से ज्यादा 8 होंगे कम से कम तो उन्हें हम स्कंद से कहेंगे। प्रदेश कहें या देश कहें, कुछ भी कहें, है तो स्कंद ही वो। 2 परमाणुओं से लेकर अनंत परमाणुओं तक के सब स्कंद हैं। केवल जो एक परमाणु है वही अणु है, बाकी सब स्कंद है। और स्कंद में भेद करना हो तो करो, नहीं तो वो तो स्कंद ही है सब। इतनी सी बात समझो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देख रहे थे अभी, हम्म, हाँ, ये वाली चर्चा चल रही थी हमारी। संख्यात आदि परमाणुओं के स्कंधों के भेद से 2 प्रदेश आदि स्कंध उत्पन्न होते हैं। किन्हीं के भेद से और किन्हीं के संघात से, यानी भेद संघात दोनों से भी स्कंधों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि स्कंधों की उत्पत्ति तो संघात से, भेद से और भेद संघात, इन तीनों से होती है। परंतु अणु की उत्पत्ति तो भेद से ही होती है, संघात या भेद संघात से नहीं होती। ये बस ये निश्चित करना है हमें कि जो अणु अणु की उत्पत्ति वो भेद से ही होगी, संघात से होगी नहीं। और भेद संघात से भी नहीं होगी। और जो स्कंद है उसकी उत्पत्ति तीनों से हो जाएगी, भेद से भी, संघात से भी और भेद संघात से भी। बस ये यहां पर क्लियर करना चाह रहे थे। अब तो सिर्फ 3 मिनट बचे हैं हमारे पास, चलिए ले लेते हैं इसको हम आगे वाला। बहुत इंटरेस्टिंग सूत्र है, 28वां सूत्र।
भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। भेद संघाताभ्याम चाक्षुष। है ना, ये प्रश्न क्यों उठा? तो ये इसलिए उठा कि वर्ण वाला होने पर भी, रूपी होने पर भी, अत्यंत सूक्ष्म होने से अणु तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखने में आता ही नहीं। अणु तो हमारे देखने में आता ही नहीं, क्योंकि वो, जबकि उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण सब गुण है, कोई गुण की कमी नहीं है। रूपी भी है, वह अरूपी नहीं है, और रूपी ही है, पर वह अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए वह इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय से देखने में नहीं आता। पर अनंत परमाणुओं के पिंड होने पर भी अनेक स्कंद चक्षु इंद्रिय से देखने में नहीं आते। अणु तो देखने में आता ही नहीं, पर बहुत सारे, अधिकतर स्कंद आंखों से देखने में नहीं आते। तो जो स्कंद चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखने में आवे, उन स्कंदों को चाक्षुष स्कंद कहते हैं। जो हम देख सकते हैं चक्षु इंद्रिय से, उन स्कंदों को चाक्षुष स्कंद, और जो स्कंद चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखने में नहीं आते, उन स्कंदों को अचाक्षुष स्कंद कहते हैं। ये इतना समझ में आना चाहिए, चाक्षुष स्कंद और अचाक्षुष स्कंद, ये दो शब्द का अर्थ समझ में आना चाहिए। जो चक्षु इंद्रिय से जाना जा सके वो चाक्षुष स्कंद है, और जो चक्षु इंद्रिय से नहीं जाना जा सके वह अचाक्षुष स्कंद है। ये वाले दो शब्द समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अगले सूत्रों में यही शब्दों का उपयोग होने वाला। इन शब्दों का अर्थ समझ में आना चाहिए। ठीक है निशा जी, हाँ दीदी। समझ में आ रही है बात? आ रही थोड़ी थोड़ी, है ना, कर रही हाँ, कोशिश दीदी, आ रही है लेकिन इतनी ज्यादा क्लियर नहीं आ रही, समझ रही हूँ थोड़ी सा। अच्छा, अभी जो दो शब्द बताया उनका अर्थ समझ में आया? तो इंद्रियों से देखने वाला बताया था ना, तो वो आंखों चक्षु एकदम, हाँ, इंद्रिय गोचर बोला था ना, इंद्रिय गोचर। हम्म, हाँ, दो शब्द अपने बोले थे। हाँ। देखिए, दो शब्द बोले थे, चाक्षुष और हाँ। अचाक्षुष। चाक्षुष मतलब जो चक्षु इंद्रिय से जाना जा सके, ऐसा वो चाक्षुष है। चक्षु इंद्रिय जिसको ग्रहण कर सके वो चाक्षुष है, और जो चक्षु इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता है वो अचाक्षुष है। बस सिंपल अर्थ है इसका। ठीक है, ठीक। अनुज जी, भाई साहब, संध्या जी, अर्चना जी, कल्पना जी। हाँ, अब ये दो शब्दों का अर्थ समझने के बाद अब हम ये सूत्र पढ़ते हैं तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा ये सूत्र। प्रश्न ये है कि ये जो चाक, जैसे स्कंध है, स्कंध क्या है? परमाणु का पिंड है। अनंत परमाणु का पिंड स्कंध है, ये तो समझ में आ गया। अब अनंत परमाणु का पिंड है, लेकिन फिर भी कई पिंड ऐसे हैं जो हमें देखने में नहीं आते, दिख नहीं पाते, हमें दिखते नहीं है हमें। और कई पिंड ऐसे हैं जो दिख भी जाते हैं। अधिकतर पिंड ऐसे हैं, अधिकतर स्कंध ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे कारमान शरीर तो हमें नहीं दिखाई देता। अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है कारमान शरीर, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता, है ना। तो अब प्रश्न ये है कि जो, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है ना, अभी हमने देखा कि ये कैसे बने, स्कंध कैसे बने, तो तीन प्रकार से बने। किसी में भेद होने से बने, किसी में संघात होने से बने, कहीं पर भेद संघात होने से बने। इस तरह से परिवर्तन हो गया। परमाणु में प्रति समय परिवर्तन तो सब में चल ही रहा है, लेकिन परमाणु में कभी वो परमाणु अणु रूप रहता है, कभी स्कंध रूप रहता है, कभी अणु रूप रहता है, कभी दूसरे स्कंध के साथ मिल जाता है, कभी पुराने स्कंध में जाकर मिल जाता है। इस तरह से ये चेंजेस चलते रहते हैं अणु के। अब ये जो अणु है, वो जो हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहे ऐसे परमाणु रहते हैं, वो वही परमाणु बदलकर ऐसे परमाणु में, मतलब ऐसे स्कंध बन जाते हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर से सुनना, ऐसा स्कंध जैसे कारमान वर्गणा, कारमान शरीर जो है हमारा, उस वो भी अनंत पुद्गल परमाणु से मिलकर बना है। उसके जो पुद्गल परमाणु है, क्या वो पुद्गल परमाणु ऐसे बन सकते हैं जो जो हमें दिखाई दे रहा है औदारिक शरीर इसमें आ जाए? प्रश्न समझ में आ रहा है? जो हमारे, जो समझ लीजिए स्कंद है, पुद्गल परमाणु का स्कंद जो है,
वो कई स्कंद ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, आंखों से नहीं दिखाई दे रहे। तो क्या ऐसा संभव है कि वह आंखों से नहीं दिखाई देने वाला स्कंद ऐसा बन जाए जो हमें आंखों से दिखाई देने लग जाए? हम्म। आया प्रश्न समझ में आया? हम्म। नंदिता जी, प्रश्न समझ में आ रहा है? क्या प्रश्न है? जैसे जो कारमान शरीर के जैसे वो है परमाणु है, वो मतलब हमें दिखाई दे जाए, मतलब देखिए फिर से एक बार, सिर्फ कार्बन शरीर नहीं है, वो तो एक उदाहरण लिया था। कोई भी ऐसा स्कंद हो, स्कंद मतलब समझ गए ना, उद्गल द्रव्य का पिंड, जैसे ये एक स्कंद है, ऐसे कोई भी एक स्कंद हो जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है आंखों से। अब आप कैसे पहचान आप बोलोगे कि आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके बारे में हम कैसे बात करें कि, लेकिन जैसे हवा चल रही है, हवा स्पर्श में तो आ रही है लेकिन आंखों से नहीं दिखाई दे रही है, तो वो पुद्गल का पिंड है, पुद्गल परमाणु का पिंड ही है वह। तो वो जो नहीं दिखाई देने वाले पुद्गल परमाणु है, क्या वह बदल कर ऐसे हो सकता है कि जो हमें दिखाई देने लगे? प्रश्न ये है, पहले तो प्रश्न समझ में आना चाहिए। हम्म। चाक्षुष और अचाक्षुष, इन दो शब्दों का अर्थ समझना है आपको, और उसके बाद जो प्रश्न हुआ है उसका अर्थ समझना है। दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। चलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ, इन तीनों में से तीनों क्लियर किसको किसको हो गया है? जिनको तीनों चीजें समझ में आ गई है वो हैंड रेस कीजिए। अच्छा, मतलब बहुत लोग ऐसे भी बचे हैं जिनको अभी क्लियर नहीं हुआ है। 18-19 के करीब लोगों को समझ में आई है ये बात। चलिए संगीता जी, आप बताइए क्या समझ में आया आपको? थोड़ा सा जल्दी, हाँ, टाइम हो गया है हमारा। जैसे कोई स्कंद नहीं दिखाई देता तो उसमें अणु अगर जुड़ है वो आवाज नहीं दोनों आ रही है आपकी, तो आप अपनी डिवाइस के पास में जाकर बोलिए। दीदी, कोई कोई है ना स्कंद अगर नहीं दिखाई देता तो उसमें अणु ढेर हो जाए मिलने करके दिखाई देने लगता है। ऐसा मतलब अभिलाषा जी बोली। जो स्कंद नेत्रों से दिखाई देता है उसे चाक्षुष कहेंगे, और जो स्कंद नेत्रों से दिखाई नहीं देता उसे अचाक्षुष कहेंगे। और फिर उसके बाद जो दिखाई नहीं दे रहा है और वो किन परमाणुओं से मिलकर देख सकता है, वो क्वेश्चन आपने किया था क्वेश्चन फिर से बोलिए। लास्ट वाला। जो स्कंद आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है फिर कैसे वो आंखों से दिख सकता है, ये आपने क्वेश्चन किया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। मतलब उसमें कैसे वो परिवर्तित हो सकता है या कैसे वो दिख सकता है, ये एक प्रश्न है। आ, हाँ नमिता जी, आपको समझ में आ गया तीनों चीजें? जय जय दीदी। हाँ दीदी। हाँ बोलिए, बोलिए। जो जो स्कंद चक्षु इंद्रियों से दिखता है वो चाक्षु स्कंद हुआ, और जो नहीं दिखता है वो अचक्षु स्कंद हुआ। और अचाक्षुष। कोई भी स्कंद हम्म। चाक्षु, और जो स्कंद हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो बदल के ऐसा हो सकता है कि हमें दिखाई देने लगे? हाँ ये आप, ये क्वेश्चन था। हाँ, ऐसा कब हो सकता है, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। अब सबको समझ में आ गया होगा। विशु जी, आ गया आप समझ में? नहीं, ऐसे मतलब फालतू में गर्दन नहीं हिलाना है, समझ में आया हो तो ही आप हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आना कोई बड़ी वो बात नहीं है, वैसी बात नहीं है, अच्छी बात है कि आप समझना चाहते हैं तो। शोभा जी, समझ में आ गया? नहीं आया?
नहीं, चक्षु और अचक्षुष का तो समझ में आ गया, जो आंखों की तरह दिखाई दे तो चाक्षुष है, जो ना दिखाई दे अचाक्षुष है। पर ऐसा क्या हो कि वो जो नहीं दिखाई देने वाला कैसे दिखेगा? स्कंद जो दिखाई नहीं दे रहा है वो कैसे दिखेगा? तो इसमें वो ये कि या तो स्कंद बहुत सारे मिलेंगे तब दिखेगा। नहीं है ना ऐसा, ऐसा नहीं है। नहीं अनंत है। पुष्कल परमाणु का पिंड भी हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। कारमान वर्गणा का इसीलिए उदाहरण लिया है, एक उदाहरण लिया है। कारमान वर्गणा अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है। हमने जब ये शरीर की चर्चा की थी तीसरे अध्याय में, तीसरे में या दूसरे में की थी, तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो औदारिक शरीर है, जो अभी हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, उससे अनंत गुणा परमाणु कारमान शरीर में है, ज्यादा। थोड़ा सा भी। समझ लीजिए, कारमान शरीर से अनंत गुणा कम परमाणु औदारिक शरीर में, और औदारिक शरीर हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, कारमान शरीर हमें आंखों से नहीं दिखाई दे रहा। तो उससे कम ज्यादा का संबंध नहीं है, आंखों से दिखने से कम ज्यादा का संबंध नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है कि ऐसे परमाणु जो हमें आंखों से ग्रहण नहीं हो रहे हैं, नेत्र इंद्रिय से, चक्षु से ग्रहण नहीं हो रहे हैं, मतलब जो अचाक्षुष स्कंद हैं, वह चाक्षुष स्कंद कैसे बन सकते हैं? प्रश्न ये है। चलिए, ये प्रश्न मुझे बोलकर दिखा दीजिए। इसका उत्तर तो कल चलाएंगे अपन, समय हो गया है। सुलेखा जी बोलिए। जो चाक्षुष स्कंद है वो अचाक्षुष कैसे बने? आंखों से दिखाई देता है वो तो चक्षु स्कंद है, जो आंखों से दिखाई बोल देता रहे हैं आपको, इतना समय नहीं है अपने पास। और वो चलिए, मतलब निशा जी बोलिए, जो चाक्षुष फटाफट से प्रश्न बोल दीजिए बस। जो चाक्षुष स्कंद है और जो चलिए, शोभा जी बोलिए, आप ही बोलिए। जो चाक्षुष स्कंद है और जो अचाक्षुष स्कंद है वो चाक्षुष कैसे हो सकते हैं, यानी आंखों से दिखाई कैसे दिखाई देंगे? अचाक्षुष स्कंद चाक्षुष कैसे बनेंगे, कैसे बनते हैं? बनते तो है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि जो कारमान शरीर है उसके जो परमाणु है वो बदलकर औदारिक शरीर के परमाणु भी बन जाते हैं, पत्थर के परमाणु भी बन जाते हैं, वो टेबल के परमाणु भी बन जाते हैं, मतलब उस स्कंध में आ जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो वो कैसे बनते हैं? अचाक्षुष स्कंद चाक्षुष स्कंद कैसे बनते हैं, ये वाला प्रश्न आप सबको याद रखना है। इसका उत्तर हम कल लेंगे। कल तो नहीं है क्लास ना आपकी, मंडे को, तो मंडे तक आप ये चिंतन कीजिए, इस प्रश्न को याद रखिए, क्योंकि मंडे को मैं सबसे पहले प्रश्न ही पूछूंगी, आप लोगों से ही पूछूंगी कि प्रश्न क्या है और इस प्रश्न का अर्थ क्या है, मतलब उत्तर नहीं, प्रश्न का अर्थ क्या है ये पूछूंगी आपसे। चलिए, समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं डायरेक्ट। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, मस्तक न देत लिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन महान जैन धर्म जय हो। धर्म की जय, स्वामी की जय। परिमा स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को जय सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।